बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 111 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं 3 दिन कैंप में मुकीम रही और फिर ज़ायदान आ गई। ज़ायदान पहुंचने के तीसरे रोज़ मुझे एक और सनसनीखेज़ इत्तला मिली। जो शख्स इत्तला लेकर आया था उसने बताया कि खुदाई में एक और ताबूत बरामद हुआ है जिसमें एक औरत की मम्मी भी मौजूद है। मैं अगली रोज़ वहाँ पहुँच गई, लेकिन एक और सनसनीखेज़ इत्तला वहाँ मेरी मुंतज़िर थी। कैंप के 2 आदमी गुज़िश्ता रात मम्मी वाला ताबूत लेकर गायब हो गए थे। पुलिस को भी किसी तरह ये खबर मिल गई। उस वक्त पुलिस की एक पार्टी भी कैंप में मौजूद थी। हम गैर कानूनी तौर पर खुदाई कर रहे थे। पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती थी, लेकिन मैंने मामले को संभाल लिया और उसके लिए मुझे 50,000 रियाल खर्च करने पड़े। पुलिस ने हमारा पीछा तो छोड़ दिया, लेकिन ताबूत की चोरी की तहकीकात से दस्तबरदार ना हो सकी। मैं जानती थी कि अगर तहकीकात जारी रही तो मामला बहुत आगे निकल जाएगा और हम भी अपने आप को अलग नहीं रख सकेंगे। पुलिस को तहकीकात से रोकने के लिए मुझे मजीद 20,000 रियाल की कुर्बानी देनी पड़ी। बहरहाल पुलिस से हमें निजात मिल गई। पुलिस के जाने के बाद मैंने अपने आदमियों से पूछगछ शुरू कर दी। कैंप के सुपरवाइजर ने बताया कि वो ताबूत कल दोपहर के वक्त बरामद हुआ था, जो स्याह रंग की एक बहुत बड़ी लकड़ी का बना हुआ था। उस पर खूबसूरत नक्श व निगार बने हुए थे। उस पर लगा हुआ ताला भी बहुत मजबूत और पेचीदा किस्म का था। सुपरवाइजर के कहने के मुताबिक उसने वो ताला तोड़ दिया और जब ताबूत का ढकना खोला गया तो वो दंग रह गया। ताबूत के अंदर एक जवान औरत की मम्मी रखी हुई थी, जिसके सर पर सोने का खूबसूरत ताज था और सीने पर सोने की एक तख्ती भी रखी हुई थी, जिस पर कदीम जबान में कुछ लिखा हुआ था। जिस खेमे में ताबूत खोला गया था वहां सुपरवाइजर के अलावा उसका एक असिस्टेंट था। किसी तीसरे आदमी को खबर नहीं हो सकी थी कि उस ताबूत के अंदर क्या था। सुपरवाइजर ने अपने मातहत को मुझे इतला देने के लिए उसी वक्त ज़ायदान रवाना कर दिया, जो शाम को वहां पहुंचा था। सुपरवाइजर के कहने के मुताबिक रात 2 बजे के करीब किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। वो अपने खेमे से बाहर निकला तो कैंप की एक पिकअप तेज रफ्तारी से हाईवे की तरफ जा रही थी। सुपरवाइजर को अचानक ही कुछ ख्याल आया और वो दौड़ता उस खेमे में पहुंच गया जहां ताबूत रखा गया था। खेमे का पर्दा हटा हुआ था और वो ताबूत गायब था। खुदाई के दौरान छोटी मोटी चीजें चोरी होती रहती थी, लेकिन इतनी बड़ी चीज चोरी होने का ये पहला वाकया था। सुपरवाइजर ने शोर मचाकर दूसरे आदमी को भी जगा दिया। वो लोग मुसल्ला होकर एक गाड़ी की तरफ दौड़े, लेकिन उस गाड़ी के चारों पहियों की हवा निकली हुई थी। कैंप में इस वक्त 2 गाड़ियां थी। दूसरी गाड़ी के पहियों की भी हवा निकली हुई थी। वो पिकअप निगाहों से ओझल हो चुकी थी। उसका पीछा करना अब मुमकिन नहीं था। सुपरवाइजर के मुताबिक कैंप के 2 आदमी गायब थे। वो दोनों आदमी हमने शहर सोख्ता ही से लिए थे। हमने उन्हें तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। 3 दिन बाद पता चला कि हमारे कैंप से चोरी होने वाली पिकअप को सरहद पार करके पाकिस्तान की तरफ जाते हुए देखा गया था। हमारे 2 आदमी पाकिस्तान भी गए, लेकिन वो भी उनका सुराग ना लगा सके। मैंने ताबूत में वो मम्मी नहीं देखी थी, लेकिन मुझे उसकी चोरी का बहुत दुख था। एक अच्छी चीज हमारे हाथ से निकल गई थी। 3 महीने बाद पाकिस्तान से उस मम्मी के बारे में कुछ खबरें सुनाई देने लगी। पहली इतला तो ये थी कि बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में उस मम्मी को भेजने की कोशिश की गई, लेकिन उसका सौदा तो नहीं हो सका। ताम 2 पार्टियों में तसादुम हो गया, जिसमें एक आदमी मारा गया था। 2 आदमी पुलिस के हाथ लगे जिन्होंने उस मम्मी के बारे में इंकशाफ किया था। ताम वो मम्मी गायब हो चुकी थी। पुलिस ने छापे मारकर मुतअद्दिद लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उस पुरस्रार मम्मी के बारे में कुछ पता ना चला कि वो कहाँ और किसके कब्जे में है। चंद महीने पहले कराची में उस मम्मी की मौजूदगी की इतला मिली। मेरे 2 आदमी कराची में भी मौजूद थे, जो नवादरात की फरोख्त के सिलसिले में मेरे एजेंट की हैसियत से काम करते थे। मैंने मम्मी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी और 1 महीने बाद मुझे इतला मिली कि वो पुरस्रार मम्मी हाजी मस्तान नामी एक आदमी के कब्जे में है, जो उसकी फरोख्त के लिए गाहक तलाश करने की कोशिश में है। मैं कराची आना चाहती थी, लेकिन कोई जरिया नहीं बन रहा था। इसके अलावा बिंदरबास में भी कुछ ऐसे पेचीदा मसाइल पैदा हो गए थे जिन्हें छोड़कर कहीं मैं नहीं जा सकती थी। इत्तफाक से चंद रोज बाद बिंदराबास में रंगा से मुलाकात हो गई। हुरैरी खामोश हो गई। मैं उसके सामने बेसु हरकत बैठा उसकी ये दिलचस्प और सनसनीखेज बातें सुन रहा था। मुझे शदीद हैरत थी, इस छोटी सी उम्र में वो जिंदगी के कितने संगीन तजर्बात से गुजर रही थी। हुरैरी ने पहलू बदलते हुए सामने दीवार पर आवेजा खिड़की की तरफ देखा। मेरी नजरें भी उस तरफ उठ गई। सुबह के 4 बजने वाले थे, लेकिन हमें वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं हो सका था। रंगा मुनीशियात के बिजनेस में मुलव्वस था। हुरैरी अपनी बात जारी रखते हुए कह रही थी। बिंदराबास में उसकी बातों से अंदाजा हुआ कि यह कोई बहुत बड़ी तोप है। कराची में अगरचे मेरे 2 आदमी मौजूद थे और ताबिंदा भी यहाँ थी, जिससे मेरा हमेशा किसी न किसी तरह से राब्ता था, लेकिन उस पुरस्रार मम्मी के उसूल के लिए मुझे रंगा जैसे आदमियों की जरूरत थी। मैंने बिंदराबास ही में रंगा से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए। ये 2 हफ्ते वहां रहा था। इसने मुझे अपने साथ कराची आने की पेशकश की, जिसे मैंने फौरन ही कबूल कर लिया।
मेरी इस तरह साथ चलने पर रंगा समझा कि मैं उसके इश्क में मुब्तला हो चुकी हूँ। बहरहाल यहाँ आकर ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि रंगा वो नहीं जो उसने अपने बारे में बताया था। ये इंकशाफ मेरे लिए तो जैसे बहुत दिलचस्प साबित हुआ कि रंगा एक थर्ड रेट गुंडा है जो बहुत छोटे पैमाने पर मुनशियात का धंधा करता है और दुकानों और ठेले वालों से भत्ता वसूल करता है। इसने कभी किसी असूल की पाबंदी नहीं की। उसकी बेउसूलियों की वजह से अपने आदमियों से भी इख्तलाफ होते रहे थे उसके, जो मिलाकर एक तसादुम की सूरत में खुलकर सामने आ गए और टैडी जैसे मुखलस लोग उससे अलग हो गए। यहाँ आने के बाद मैंने खुफिया तौर पर ताबिंदा से रब्ता किया। रंगा को मैंने उसकी हवा तक लगने ना दी। तब टैडी को मैंने बता दिया था। वो शुरू ही से मेरे साथ बहुत मुखलिस रहा है और मुझे अपनी बहन समझता है। टैडी को भी पता चल गया था कि रंगा तुमसे धोखा कर रहा है। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं रंगा के अड्डे से हट जाऊं। नरगिस का सुराग भी टैडी नहीं लगाया। रंगा को इसकी परवाह भी ना थी कि नरगिस पर क्या गुजरती है और तुम्हें किस किस्म की सूरत से दो चार होना पड़ेगा। रंगा ऐसा आदमी नहीं जिसे दोस्ती के काबिल समझा जाए, लेकिन तुम तो शायद कई महीने वो मेरी मजबूरी थी जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। हुरैरी ने मेरी बात काट दी। मुझे 2-4 दिन में ये एहसास हो गया कि रंगा कुछ नहीं। अगर मैंने उससे मदद लेने की कोशिश की तो वो मेरे लिए ही मसला बन जाएगा, लेकिन मैं वहां रहने पर इसलिए मजबूर थी कि मुझे कुछ आदमियों की जरूरत थी और वो आदमी मुझे ऐसे माहौल में रहकर ही मिल सकते थे। मैंने शुरू ही में टैडी को निगाहों में रखा था। 2-4 मरतबा मैंने उसे आजमाया भी। वो मेरी हर आजमाइश पर पूरा उतरा। मैंने मौका पाकर उसे अपने मंसूबे से आगाह कर दिया। वो मेरा साथ देने पर तैयार हो गया। टैडी ने तुम्हारे बारे में भी बहुत सी मालूमात जमा कर ली। उसके ख्याल में तुम्हारा साथ हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता है। और तुम्हारे ख्याल में? मैंने चुभती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। मुझे अगर तुम पर एतमाद ना होता तो मैं फोन पर तुमसे राब्ता ना करती और यहाँ का पता भी ना बताती, हुरैरी ने कहा। मेरे ख्याल में अब हर बात की वदात हो चुकी है। रंगा का किरदार भी तुम्हारे सामने आ चुका है। मुझे यकीन है कि अब अगर मैं तुम्हें कोई पेशकश करूं तो तुम इनकार नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो इनकार भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हारी पेशकश मानने से पहले मैं भी कुछ बातों की वदात कर देना जरूरी समझता हूँ, मैंने कहा। तुम जानती हो तहरीमी से भी मेरी दुश्मनी चल रही है। यहाँ आने से पहले मैं उसे बड़ा नुकसान पहुंचा चुका हूँ। नरगिस को उसकी शिकंजे से छुड़ाना कोई मामूली बात ना थी। वो तो बुरी तरह बिलबिला रहा होगा और फिर मैं रंगा को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता। इसने मेरे साथ धोखा किया है। 10 किलो हीरोइन 20 के कब्जे में है। मैं उसे आसानी से माफ नहीं कर सकता। इस मसले का हल है मेरे पास, हुरैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। तहरीमी को उसकी 10 किलो हीरोइन मिल जाएगी। वो तुमसे दुश्मनी भूल जाएगा, लेकिन ये हीरोइन उसे वापस कैसे मिल सकती है, मैंने पूछा। हम तहरीमी को ये यकीन दिला देंगे कि वो हीरोइन रंगा के कब्जे में है। उसे ये भी बता दिया जाएगा कि रंगा ने वो हीरोइन कहाँ छुपा रखी है। तहरीमी उसके पीछे लग जाएगा। तुम अगर मजीद पंगेबाजी नहीं करोगे तो वो तुम्हारा ख्याल भी जहन से निकाल देगा। तहरीमी से मेरा कुछ और हिसाब भी है, मैंने कहा। उसकी वजह से नरगिस जिस तरह अज़ियतनाक मौत मरी है उसे जिंदगी भर मैं भुला नहीं सकूंगा। मैं जानती हूँ नरगिस की मौत का तुम्हें बहुत सदमा होगा, हुरैरी ने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है अब तुम्हें पिछले वाकयात को भूल जाना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहती हूँ। वो क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तहरीमी के चक्कर से निकलकर मेरे साथ काम करो, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं यहाँ जिस मिशन पर आई हूँ उसे पाया तकमील तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। उसके बाद हम ईरान चले जाएंगे। ईरान? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई। वो मुझे अपने साथ ले जाने की दावत दे रही थी। मैंने उसे पहली मर्तबा देखा तो अपने आप को भूल गया था। उसे पाने की ख्वाहिश दिल में उभरी थी, लेकिन उसे रंगा की मलकियत जानकर अपने लिए शजरे ममनुआ समझ लिया था। लेकिन वो रंगा की मलकियत ना थी। उसके जाल से निकलकर आई थी और अब मुझे अपने साथ ईरान ले जाने की दावत दे रही थी। लेकिन इससे पहले वो कराची में अपना मिशन पूरा करना चाहती थी। तुम्हारा मंसूबा क्या है, मैंने पूछा। उस पुरइसरार मम्मी की तलाश जो हमने दरियाफ्त की थी, जो हमारे कैंप से चोरी हो गई थी, हुरैरी ने कहा। वो मम्मी मेरे लिए बहुत अहम है। मेरी समझ में ये बात ना आ सकी कि पुरानी लाश तुम्हारे या किसी और के लिए इतनी अहम क्यों हो सकती है, मैंने कहा। बड़े बोले हो, हुरैरी ने हल्का सा कहका लगाया। मिस्र के बारे में तुमने पढ़ा हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वहां दरियाफ्त होने वाले मकबरों से आज भी कदीम ममियां बरामद हो रही हैं। उन ममियों और उनके साथ बरामद होने वाली दूसरी एशिया से कदीम तारीख और सकाफत का पता चलता है। दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम ऐसी चीजें मुंह बोले दामों खरीद रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले एक मूर्ति के बारे में बताया था जिसकी खातिर मेरे माँ बाप और दूसरे कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, और वह मूर्ति मैंने रजा मुराद को दे दी थी। और तुम जानते हो रजा मुराद ने उसे कितनी कीमत में फरोख्त किया था। मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसी चीजों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। वो मूर्ति पेरिस के एक प्राइवेट म्यूजियम ने 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदी थी, हुरैरी ने कहा। एक मामूली सी मूर्ति की इतनी कीमत मेरे लिए वाकई हैरत की बात थी, लेकिन इसमें चंपे की कोई बात ना थी। शौक तो बहरहाल कोई कीमत नहीं रखता था। तुमने बताया था कि वो मम्मी हाजी मस्तान नामी किसी आदमी के कब्जे में है, मैंने कहा। आखिर तुम किस तरह? हुरैरी ने मेरी बात काट दी। 2 महीने पहले हाजी मस्तान को भी गोली मारकर हलाक किया जा चुका है। वो मम्मी एक बार फिर लापता हो चुकी है,
लेकिन मेरे आदमी उसके बारे में बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। मसलन, जानना चाहते हो? आओ मेरे साथ, हुरैरी कहते हुए बेड से उतर आई। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। मैं हुरैरी की तरफ देख रहा था जो बेड से उतरकर अपना लिबास दुरुस्त कर रही थी। सामने वाले कमरे में चलो, मैं अभी आती हूँ, हुरैरी ने कहते हुए दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मैं हुरैरी की ख्वाबगाह से निकलकर सामने वाले कमरे में आ गया। ये कमरा काफी कुशादा था और निशिस्तगाह के तौर पर आरास्ता था। एक तरफ खूबसूरत ट्राली पर टेलीविजन रखा हुआ था। ट्राली के निचले खाने में इंग्लिश और इंडियन फिल्मों के वीडियो कैसेट्स भरे हुए थे और उसे निचले खाने में VCR सेट रखा हुआ था। ट्राली के सामने चंद फुट के फासले पर सोफा सेट और कुर्सियां वगैरह रखी हुई थी। मैं कमरे में खड़ा इधर उधर देखने लगा। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स आवेजा थी। उनमें से एक पेंटिंग किसी सहराई इलाके में गुरूब आफ्ताब का मंदिर दिखाया गया था। आसमान पर गोया आग सी लगी हुई थी। मुसव्विर ने बड़ी खूबसूरती और महारत से उस मंदिर को पेंट किया था। मैं भी कमरे का जायजा ही ले रहा था कि हुरैरी अंदर दाखिल हो गई। उसके हाथ में एक वीडियो कैसेट था। वो टीवी ट्राली के सामने घुटने टेक कर बैठ गई और VCR में कैसेट लगाने के बाद VCR को ऑन कर दिया और रिमोट कंट्रोल लेकर सोफे पर बैठ गई। उसका इशारा पाकर मैं भी करीब सोफे पर बैठ गया। टीवी स्क्रीन पर पहले रंग बिरंगी लकीरें चमकती रहीं, फिर एक कमरे का मंजर उभर आया और फिर एक ताबूत पर फोकस किया गया और उसके साथ ही अंग्रेजी में तबसरा भी सुनाई देने लगा। मुबस्सिर उस ताबूत के बारे में बता रहा था और कैमरा बड़ी खूबसूरती से ताबूत के मुख्तलिफ हिस्सों को नुमाया कर रहा था। ताबूत पर कदीम तर्ज के खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। फिर एक हाथ नमूदार हुआ जिसने ताबूत का ढकना उठा दिया और उसके साथ ही ताबूत में रखी हुई मम्मी को देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो किसी शहजादी की मम्मी थी। पूरा जिस्म मखसूस कपड़ों की पट्टियों में लिपटा हुआ था, ताहम चेहरा बरा न था। चेहरे से उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था, जो मेरे हिसाब से 17-18 साल से ज्यादा ना थी। लगता था जैसे वो कोई शहजादी हो और थक कर गहरी नींद सोई हुई हो। उसके सर पर सोने का खूबसूरत ताज था और सीने पर 6 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी सोने की एक तख्ती रखी हुई थी, जिस पर किसी कदीम जबान में कुछ लिखा हुआ था। मुबस्सिर पहले ताज और सोने की उस तख्ती के बारे में बताता रहा, फिर उस मम्मी के बारे में बताने लगा। उसके मुताबिक इस मम्मी का ताल्लुक 2500 साल पहले के दौर से था, जब फारस ईरान पर साइरिस आजम के खानदान की हुकूमत थी। तबसरे के साथ साथ कैमरा भी हरकत करता रहा। कैमरा बार बार चेहरे को नुमायां करके दिखा रहा था। उसके हसीन होने में कोई शुबा ना था। तकरीबन 40 मिनट उस कैसेट में उस मम्मी के बारे में बहुत कुछ बताया गया। कई तारीखी हवाले दिए गए। फिल्म खत्म हो गई। स्क्रीन पर चमकीले जर्रात बिखर गए। हुरैरी ने टीवी और VCR ऑफ कर दिया। ये फिल्म तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मेरे जो 2 आदमी यहाँ मौजूद हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, हुरैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह फिल्म 1 हफ्ता पहले मिली थी। शहजादी की मम्मी इसी शहर में मौजूद है और मेरे आदमी उसका सुराग लगाने की कोशिश में है। उम्मीद है चंद रोज में उसका पता चल जाएगा। वैसे तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि जिस शख्स के कब्जे में ये मम्मी मौजूद है वो अमेरिका के एक प्राइवेट म्यूजियम से उसका सौदा करने की कोशिश में है। उस मम्मी के $20 करोड़ की पेशकश हो चुकी है, जबकि उस शख्स का मुतालबा $50 करोड़ है। 50 करोड़? मैं हैरत से उछल पड़ा। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल उसे 30-35 करोड़ तक मिल जाएंगे, हुरैरी ने कहा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस मम्मी को मुल्क से बाहर कैसे भेजा जाएगा? ये कोई हीरोइन का पैकेट तो है नहीं जिसे सूटकेस या बैग के किसी खुफिया खाने में छुपा लिया जाए, मैंने कहा। पैसे में बड़ी ताकत होती है और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो, हुरैरी ने कहा। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ सरकारी मुलाजमीन में करप्शन ना हो। स्मगलिंग की रोकथाम तो मुमकिन नहीं। जो लोग इस धंधे से वाबस्ता है उनके पास बड़ी ताकत है। या तो सुई से लेकर हाथी तक बगैर किसी रोक टोक के स्मगल हो जाते हैं। वो पुरस्कार मम्मी अभी कराची में मौजूद है, लेकिन किसी दिन तुम न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या किसी और शहर में उसकी मौजूदगी की खबर सुनोगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, इस मम्मी को मुल्क से बाहर जाने से पहले मैं अपने कब्जे में लेना चाहती हूँ और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उसके लिए तुम गाहक कहाँ से तलाश करोगी? मैंने कहा। गाहक? हुरैरी ने हल्का सा कहका लगाया। आज अगर मम्मी मिल जाए तो कल इसका सौदा हो सकता है। एक बात और जो मैं शुरू ही से वादे कर देना चाहती हूँ। वो क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मम्मी मिल जाने की सूरत में सौदा हो जाने के बाद तुम्हें 15% मिलेगा, हुरैरी ने कहा। यह कारोबारी मामला है, इसलिए मैं समझती हूँ कि हर बात की शुरू ही में वजाहत हो जाए ताकि बाद में कोई उलझन पैदा न हो और हमारे ताल्लुकात में कोई रखना न आए। हुरैरी की इस बात पर मुझे धचका सा लगा। मेरे दिन में ऐसी कोई बात न थी, लेकिन वो लगी लिपटी रखे बगैर कारोबारी मामले लिए बैठी थी। वैसे एक लिहाज से ये अच्छी बात थी। तुम ताल्लुकात रखना चाहती हो या कारोबार को तरजीह दोगी? मैंने चुभती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, वो मुस्कुराते हुए बोली। मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और एक अच्छे दोस्त को अपनाने के लिए मैं हर चीज कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कुछ असूल अपना रखे हैं। तुम बिजनेस में मेरा साथ दोगे तो तुम्हें इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। हुरैरी की साफगोई पर मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। ठीक है, मैंने कहा, मुझे तुम्हारी 15% वाली शर्त मंजूर है, लेकिन उसके बाद ये मिशन मुकम्मल होने के बाद हम ईरान चले जाएंगे। उसने मेरी बात काट दी।
जिंदगी गुजारने के लिए हमारा मुल्क भी बुरा नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हम पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए कोई गोशा तलाश कर ही लेंगे। हुरैरी भी मेरी इस बात पर मुस्कुरा दी। उसने झुककर वीसीआर में से केस निकाल लिया और खिड़कियों के पर्दे हटाने लगी। दिन की रोशनी फैल चुकी थी और मेरे ख्याल में कुछ ही देर बाद सूरज भी तलू होने वाला था। रात बीत गई। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, शाम को बात होगी। मैंने हुरैरी की तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख थी। मैं भी अपनी आंखों में जलन सी महसूस कर रहा था। हम दोनों उस कमरे से निकल आए। हुरैरी तो अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया। बिस्तर पर लेटकर मैं हुरैरी के बारे में सोचने लगा। पहली मर्तबा उसे देखकर मेरा दिल उछला था। मैंने उसे अपने लिए शजरे ममनुआ समझा, लेकिन अब वो मेरी दस्तरस में थी। उसके हसीन तसव्वुर से मेरे सीने में अजीब हालत थी। मेरी आंखें बंद होने लगी और कुछ ही देर बाद मैं नींद की आहोश में पहुंच चुका था। हुरैरी को पहली मर्तबा रंगा के डेरे पर देखा तो उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ख्याल उभरा था कि वो रंगा की दाश्ता थी, शो पीस। गुंडों और बदमाशों के हर गिरोह का सरगना अपने साथ एक इस तरह की लड़की जरूर रखता था और मैं हुरैरी को भी ऐसा ही समझता था। लेकिन हुरैरी मेरी सोच से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ साबित हुई। उसकी दास्तान हयात ने भी मुझे मुतासर किया। वो मसाइब झीलते हुए और कठिन हालात का मुकाबला करते हुए यहाँ तक पहुंची थी। मुनीशियात के स्मगलरों के गिरोह में खूबसूरत लड़कियों की मौजूदगी कोई गैर मामूली बात ना थी, बल्कि ये खूबसूरत लड़कियां इस घिनौने कारोबार का एक लाजमी हिस्सा समझी जाती थी। जो काम कोई और ताकत नहीं कर सकती थी वो इन खूबसूरत लड़कियों से लिया जाते थे। हुरैरी भी अगरचे गैर कानूनी धंधे से वाबस्ता थी, लेकिन इसने एक मुख्तलिफ शोबे का इंतखाब किया था और इसमें उसे अच्छी खासी महारत हासिल हो गई थी। वो जिस तरह अपने गुरुओं को संभाले हुए थी वो काबिले तारीफ बात थी। वो जिस तरह मम्मी की तलाश में कराची तक पहुंच गई थी और जिस तरह उसने ये गेस्ट हासिल किया था, उससे मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो इस मम्मी तक भी जरूर पहुंच जाएगी। एक हफ्ता गुजर गया। इसी दौरान ना तो हुरैरी इस कोठी से बाहर निकली और ना ही मैंने गेट से बाहर कदम निकाला। ताम हुरैरी दिन में कई बार टेलीफोन पर किसी न किसी से बात करती रहती थी। शाम को टैडी को कोठी में देखकर मेरे ऊँटों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। टैडी बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मिला था। टैडी अनपढ़ और जाहिल आदमी था, लेकिन उसने नहायत माकूल अंदाज में नरगिस की ताज़ियत की थी। वो चंद रोज हमारे साथ रहा और नरगिस से बहुत मानूस हो गया था। नरगिस को तो वो बहन कहता और अब उसे याद कर करके देर तक आंसू बहाता और आहें भरता रहा। नरगिस के जिक्र पर फिजा कुछ देर के लिए सोगवार सी हो गई। हुरैरी भी हमारे सामने बैठी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ताबिंदा के आ जाने से मौजू बदल गया। ताबिंदा की मुलाजमा 2 दिन पहले वापस आ गई। वो अधेड़ उम्र औरत थी और उसकी रिहाइश भी कोठी के पिछली तरफ वाक़े सर्वेंट क्वार्टर में थी, लेकिन उसका ज्यादा वक्त कोठी ही में गुजरता था। मुलाजमा ने हमारे सामने चाय लाकर रख दी। डैडी मुझे सूरत से आगाह कर रहा था। तहरीमी के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई थी। वो रंगा के बारे में बता रहा था जो हुरैरी के चले जाने से पागल कुत्तों की तरह इधर से उधर भागा फिर रहा था। वो बोलता है हुरैरी मिल जाए तो उसको कत्ल कर देगा। डैडी कह रहा था। वो हुरैरी को अपना जायदाद समझता था। उस पागल का बच्चा को पता नहीं कि हुरैरी ने उस भूत के साथ रहकर उस पर एहसान किया था, उसका इज्जत बढ़ाया था। मगर वाजा तो है ही बेइज्जत आदमी। अब सब लोग उसको छोड़ दिया है ना, उसका होश ठिकाने पर आ गया है। उसको तो हमने वैसे भी कंगाल कर दिया है। वो वाकई बेवकूफ आदमी है, मैंने कहा। ऐसा वैसा, टैडी बोला। जैसा हम लोगों ने उसका साथ दिया है, कोई और होता तो हमारा बहुत इज्जत करता, मगर वो तो हम लोगों को अपना गुलाम समझने लगा था। हम उसको बहुत समझाया मगर उसका दिल में बुराई था। अब बच्चों को पता चलेगा। तुमने कोई और हरकत की है? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो देखो वाजा, उसने मुस्कुराते हुए एक तरफ इशारा किया। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। गिरे रंग का कैनवस का एक सफरी बैग दीवार के करीब पड़ा था। ये क्या है? मैंने पूछा। खुद ही देख लो। टैडी के ऊँटों पर मुस्कुराहट बदस्तूर थी। मैंने चाय का कप मेज पर रख दिया और उठकर बैग के करीब पहुंच गया। मैंने झुककर बैग की जिप खोली। उसके अंदर जो कुछ भी था उसके ऊपर मैला सा एक कपड़ा फैला हुआ था। मैंने जैसे ही कपड़ा हटाया तो मैं उछल पड़ा। बैग में हीरोइन के पैकेट भरे हुए थे। सबसे ऊपर वाले पैकेट पर वो मोर साफ नजर आ रही थी जो उससे पहले भी मैं देख चुका था। ये वही हीरोइन थी जो मैंने तहरीमी के आदमी से छीनी थी। नहीं डे, मैंने टैडी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ डे, टैडी चीखा। मैंने बैग की जिप लगा दी और अपनी जगह पर आकर बैठ गया और कभी टैडी और कभी हुरैरी की तरफ देखने लगा। हुरैरी ने इस हीरोइन के हवाले से मुझे कुछ और प्रोग्राम बताया था। अब हमने प्रोग्राम बदल दिया है, हुरैरी ने कहा। उसने शायद मेरा जहन पढ़ लिया था। अगर हम तहरीमी को रंगा के पीछे लगा देते और वो हीरोइन हासिल कर भी लेता तो तुमसे उसकी अदावत खत्म ना होती। टैडी ने 2 दिन पहले रंगा के खुफिया ठिकाने से ये हीरोइन चुराई थी। रंगा को उसका अभी तक पता नहीं चल सका। अब हमारा प्रोग्राम ये है कि ये हीरोइन तुम्हारे जरिए से तहरीमी तक पहुंचा दी जाए और उसे ये भी यकीन दहानी करा दी जाए कि हमारी तरफ से आइंदा उसके कारोबार में मुदाखलत नहीं की जाएगी। वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और हम इत्मीनान और सुकून से अपना काम करेंगे। मुझे ये हीरोइन वापस करते हुए अफसोस होगा, मैंने कहा। मैंने तो ये याद किया था कि उस गुरोह को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और वही होगा जो तुमने सोच रखा है। हुरैरी ने मेरी बात काट दी। लेकिन अब ये काम तुम नहीं कोई और करेगा। और ये हीरोइन, उसने बैग की तरफ इशारा किया,
ये हीरोइन उसे वापस तो मिल जाएगी, लेकिन वो इसमें से एक पुड़िया भी फरोख्त नहीं कर सकेगा। ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा। उसे कौन रोक सकता है? हम रोकेंगे, हुरैरी ने कहा। तुम्हारे जहन में कोई खास प्लान है? मैंने पूछा। हुरैरी ने टैडी की तरफ देखा और टैडी कदरे आगे को झुककर मुझे अपने प्लान से आगाह करने लगा। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन अगर कोई गड़बड़ होगी तो? गड़बड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता वाजा, टैडी बोला। हम कच्चा गोली नहीं खेला हूँ, ऐसा बंदोबस्त किया हूँ कि तहरीमी उधर उलझा रहेगा और हम आराम से अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। तो ये बैग कब उसके हवाले करना होगा? 1-2 दिन में सब कुछ फाइनल करके तुम्हें बता दिया जाएगा, टैडी ने कहा। टैडी उस रात काफी देर तक हमारे पास बैठा रहा। चौथे दिन 11 बजे स्याह रंग की एक वैन कोठी में दाखिल हुई। ये वैन वही थी जिस पर नरगिस की डेड बॉडी ले जाई गई थी। वैन में टैडी के साथ सिर्फ एक आदमी था। हीरोइन वाला बैग कमरे से निकालकर वैन में रख दिया गया। टैडी का साथी वैन के पिछले हिस्से में बैठ गया। टैडी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और मैं उसके साथ दूसरी सीट पर बैठ गया। वैन कोठी से निकलकर मुख्तलिफ गलियों में घूमने के बाद मेन रोड पर आ गई और नीपा चुरंगी से होती हुई यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। सफारी पार्क से जरा आगे वैन दाईं तरफ मुड़ गई। उस सड़क पर अब तो रात को देर तक ट्रैफिक जारी रहता है, लेकिन जिस जमाने में मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने में शाम का अंधेरा फैलने के बाद यहाँ सन्नाटा छा जाता था। तकरीबन 3 किलोमीटर आगे जोर स्क्वायर तक बीच में कोई आबादी ना थी। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां और टीले थे। कहीं कहीं किसी तामीराती प्रोजेक्ट पर इब्तदाई काम शुरू हुआ था, लेकिन उस वक्त आधी रात के करीब तो यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा ही था। टैडी ने वैन एक और ज़ीली सड़क पर मोड़ दी। उससे आगे छोटी छोटी पहाड़ियां थी जिनके दरमियान पथरीला रास्ता बना था। चंद सेकंड बाद एक गाड़ी हमसे तकरीबन 50 गज आगे आकर रुक गई और उसके हेडलैम्प्स बुझ गए। मैं और टैडी वैन से उतर आए। मैंने अपनी टी शर्ट के नीचे पतलून के बेल्ट में उड़ते हुए पिस्तौल को छू कर महसूस किया और वैन से टेक लगाकर खड़ा हो गया। टैडी भी मेरे करीब ही था। तकरीबन 15 मिनट बाद जोयर स्क्वायर की तरफ से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। वो गाड़ी सड़क की बाईं तरफ आ रही थी, लेकिन करीब आकर वो हमारी साइड पर मुड़ गई और हमारे करीब आकर रुक गई। हेडलैम्प की तेज रोशनी में हमारी आंखें चुंधे आ गई, लेकिन हेडलैम्प्स फौरन ही बुझ गए। वो शायद मर्सिडीज कार थी जिसके अंदर कोई बत्ती जल रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स बहुत ही खूनख्वार किस्म का लग रहा था। पिछली सीट पर रजिया के साथ एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। गोरी चिट्टी रंगत, क्लीन शेव और सर पर सुर्ख और सफेद चेक का रुमाल मखसूस अंदाज में लिपटा हुआ था। मजमूई तौर पर वो पुरवकार शख्सियत का मालिक था। वो तहरीमी था। मैंने उसे पहली बार देखा था। तहरीमी और रजिया को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दोनों कार से उतरे और ठीक उसी वक्त एक जीप तकरीबन 50 गज के फासले पर सड़क के दूसरी तरफ आ रुकी। उसके हेडलैम्प्स भी फौरन ही बुझ गए। टैडी शायद तहरीमी के लिए अजनबी नहीं था। अच्छा हुआ तुमने रंगा का साथ छोड़ दिया, तहरीमी उससे हाथ मिलाते हुए बोला। वो कमजोर और मोहसिन कश आदमी है। तुम जैसे लोगों के लिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। तहरीमी मेरी तरफ घूम गया। मुझे हाथ मिलाते हुए उसके अंदाज में बड़ी गर्मजोशी थी। तुम्हारे बारे में रजिया और शाह जी से जैसा सुना था वैसा ही पाया। अगर हम पहले दोस्तों की तरह मिले होते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बहरहाल मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हें अपने साथ देखकर मुझे खुशी होगी। यह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। मैंने भी उसी गर्मजोशी से उसका हाथ दबाते हुए कहा। मैं तुम्हारी अमानत वापस कर रहा हूँ। इसे मेरी बुज़दिली बस समझना। यह धंधा मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं अलग हूँ। अगर तुम बुज़दिल होते तो मैं तुम्हें अपने पास आने की दावत हरगिज़ ना देता, तहरीमी ने कहा। वैसे एक बात याद रखना, इस धंधे से निकल जाओ तो मुझे खुशी होगी, लेकिन इस धंधे में आने के बाद किसी को वापस जाते हुए देखा नहीं गया। इसका इन्हिसार नीयत पर है, मैंने कहा। मेरी पेशकश बरकरार रहेगी, तहरीमी ने कहा। तुम जब जाओ तुम्हें खुश आमदीद कहेंगे और मेरा ख्याल है अब मामले की बात हो जाए। टैडी ने वैन पर हाथ मारा। अंदर बैठे हुए आदमी ने दरवाजा खोल दिया। वैन के अंदर की बत्ती भी जल गई। टैडी ने बैग बाहर खींच लिया। चेक करके अपना इत्मीनान कर लो, बाद में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, टैडी ने कहा। तहरीमी की यही आदत बुरी है कि वो हर एक पर एतमाद कर लेता है, लेकिन तुम शायद ठीक कहते हो। मुझे चेक कर लेना चाहिए, तहरीमी ने कहा। वो टैडी को इशारा किया। बैग दोबारा वैन के अंदर रख दिया गया। हर पैकेट पर मोहर जूं की तू मौजूद थी। उसने तमाम पैकेट दोबारा बैग में पैक कर दिए और नीचे उतरकर अपने ड्राइवर को इशारा किया जो करीब भी खड़ा था। उसने आगे बढ़कर बैग उठा लिया। रजिया तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, तहरीमी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। ये पिछले गिले शिकवे बोलने को तैयार है। अगर तुम पसंद करो तो ये तुम्हारे साथ जा सकती है। मुझे अब किसी रजिया की जरूरत नहीं, मैंने कहा। एक और बात मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ। तुम्हें हमारी नीयत पर कोई शुबा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ये अमानत वापस करते हुए हमारी नीयतों में कोई फतूर नहीं, लेकिन यहाँ से रुखसत होने के बाद कोई ऐसी बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। मैं समझता हूँ। तहरीमी ने रुखसती मुसाफा के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। तुम्हारे लिए मेरी पेशकश अब भी बरकरार है। हम इस वक्त अच्छे और खुशगवार माहौल में एक दूसरे से रुखसत हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा कभी मुलाकात हुई तो ऐसी खुशगवार माहौल में होगी। मैंने कहा था ना कि ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है, मैंने कहा। मैं चंद रोज बाद लाहौर जा रही हूँ, रजिया ने पहली बार हमारी बातों में मुदाखलत करते हुए कहा। अगर तुम भी लाहौर वापस आ जाओ तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
मैंने जवाब देने की बजाय महज मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। वो दोनों कार में बैठ गए। कार हरकत में आ गई, यू टर्न लिया और उसी तरफ चली गई जिस तरफ से आई थी। सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हुई जीप भी उसी तरफ चली गई। मुझे कुछ गड़बड़ का अंदेशा था, लेकिन यह मामला खैरियत से निमट गया। हमारे पीछे तकरीबन 50 गज दूर खड़ी हुई गाड़ी भी हरकत में आई और हमारे करीब आकर रुक गई। उस कार में शेरन के सामने हुरैरी को देखकर मैं उछल पड़ा। एक आदमी उसके साथ वाली सीट पर और 2 पिछली सीट पर बैठे हुए थे। उन तीनों के पास क्लाशनकोफ राइफलें थी जिनकी नालियां खिड़कियों पर टिकी हुई थी। वो तीनों आदमी कार से उतरकर स्याह वैन में बैठ गए और मैं कार का दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। हुरैरी के होंठों पर इस वक्त बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। मेरे बैठे ही उसने कार वापस मोड़ी और टैडी वाली स्याह वैन भी हमारे पीछे आने लगी। नीपा चुरंगी से हमारी कार तो दाईं तरफ मुड़ गई और स्याह वैन सीधी हसन स्क्वायर की तरफ चली गई। हमें कोठी तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। कोठी के गेट के जैली दरवाजे के ऊपर लोहे का आंकड़ा सा फंसा हुआ था। मैंने वो आंकड़ा हटाकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर गेट खोल दिया। हुरैरी गाड़ी को अंदर ले आई। बरामदे वाला दरवाजा भी खुला हुआ था और मुझे ज्यादा हैरत ना थी। दरवाजे आमतौर पर इस वक्त तक खुले ही रहते थे जब तक ताबिंदा जागती हो। सोने से पहले वो दरवाजा वगैरह बंद कर देती थी। लाउंज की बत्तियां जल रही थी, लेकिन ना तो ताबिंदा दिखाई दी और ना ही मुलाजमा नजर आई। हुरैरी ने ताबिंदा का नाम लेकर आवाज भी दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। कमरे में देखो, शायद सो गई हो, हुरैरी ने कहा। मैं ताबिंदा की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने हैंडल पर हाथ रखकर आहिस्ती से उसे घुमाया और दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर कदम रखते ही मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा है। सर पर वो लगने वाली जरब बहुत शदीद थी। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां रक्स करने लगी। मैं भी संभल भी ना पाया था कि जबड़े पर जोरदार घुंसा लगा। मैं लड़खड़ाकर एक कुर्सी से टकरा गया और उसका सहारा लेकर संभल गया और सर को हल्के हल्के झटके देने लगा। आंखों के सामने छाने वाली धुंध छटने लगी और जब मेरे हवास बहाल हुए तो अपने सामने रंगा को देखकर मेरे दिमाग में धमाके होने लगे और सनसनी की एक और लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ती चली गई।